ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डाल लेंगे भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद के लिए सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 63। डालेंगे आर्टिकल 63 द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखेंगे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला अनुच्छेद आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में दो बातें दी गई हैं। पहली बात, राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। लिखेंगे इसको, राज्यसभा का पदेन सभापति दूसरा, राष्ट्रपति के रूप में कृत्यों का निर्वहन, मीन्स फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझते हैं इसको। आर्टिकल 64 में जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, दो बातें हैं। नंबर एक, जब भी उपराष्ट्रपति की बात की जाएगी तो उपराष्ट्रपति के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली दो फंक्शन है, दो काम है। एक फंक्शन है उसका एज एन एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। इसका मतलब उपराष्ट्रपति क्या होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट का क्या होगा, वो चेयरपर्सन। वो भी लिखा हुआ है कौन सा वर्ड, एक्स ऑफिसियो। तो यहां जो एक्स ऑफिसियो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मान के चलते हैं दो पोस्ट हैं, एक्स एंड वाई, ठीक। तो एक्स पोस्ट होने की वजह से अगर वाई पोस्ट कोई होल्ड करता है तो उसको कहते हैं एक्स ऑफिसियो। का मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, बिकॉज ही और शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति है इसीलिए वो राज्यसभा का क्या है, सभापति। राज्यसभा का अगर कोई सभापति है तो वो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा से, यहां पर वर्ड कौन सा है, एक्स ऑफिसियो, जो रिलेशन बताता है दो पोस्ट के बीच में, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि सेकंड पोस्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फर्स्ट पोस्ट, यानी कि पहले पद से बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ है कौन सा पद, दूसरा पद, ना कि दूसरा पद जुड़ा हुआ है पहले पद से। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एक्स ऑफिसियो। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। आप सब लोग जानते होंगे नीति आयोग को, है ना। नीति आयोग जो है, उस नीति आयोग का पीएम एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। का मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है
वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन किसका हो गया, नीति आयोग का। लेकिन जो नीति आयोग का चेयरपर्सन है वो ऑटोमेटिकली पीएम नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर मैं नीति आयोग के चेयरपर्सन की पोस्ट को वाई मान लूं और पीएम की पोस्ट को एक्स मान लूं, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स पोस्ट की वजह से वाई पोस्ट है, वाई पोस्ट की वजह से एक्स पोस्ट नहीं है। इसका मतलब एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि दूसरी पोस्ट क्लोजली किसके साथ एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, एक्स पोस्ट के साथ, लेकिन एक्स पोस्ट नहीं जुड़ी हुई है वाई पोस्ट के साथ। बात समझ में आ रही है? इट मींस वाई पोस्ट किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पोस्ट पर, ना कि एक्स पोस्ट डिपेंड कर रही है वाई पोस्ट पर। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो, या इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, पदेन। तो पहला चीज, उपराष्ट्रपति कैसे फंक्शन करता है, एज अ या एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। क्लियर? दूसरी बात आप समझिए इस बात को अच्छी तरीके से कि यहां लिखा हुआ है कि वो क्या कर रहा होगा, फंक्शन कर रहा होगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो या तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा को संभाल रहा होगा, या तो उपराष्ट्रपति किस रूप में काम कर रहा होगा, राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के और कोई फंक्शन नहीं है। ध्यान रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के सिर्फ दो फंक्शन है, राज्यसभा का पदेन सभापति मींस एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड सेकंड है फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उपराष्ट्रपति को जब सैलरी मिलनी है या सैलरी के अलावा मिलने हैं उसको अलाउंसेस मींस भत्ते, तो उसको कौन से भत्ते या कौन से वेतन मिलने चाहिए, क्योंकि सर वो राज्यसभा का सभापति है, या तो उसको मिले सैलरीज अलाउंसेस राज्यसभा के सभापति के, या उसको सैलरी अलाउंसेस मिले प्रेसिडेंट के। जब वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा है तो उसको मिल रहा है प्रेसिडेंट का सैलरी और अलाउंसेस, और जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहा है तो उसको मिल रहे हैं सैलरी और अलाउंसेस किसके, राज्यसभा के सभापति के। समझ पाए? तो क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति के कोई वेतन भत्ते हैं? तो आप कहेंगे नहीं है। किसके वेतन भत्ते हैं? या तो राज्यसभा के सभापति के या तो राष्ट्रपति के, क्योंकि उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई एक काम कर रहा होगा। जब ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये काम कर रहा होगा, और जब ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये वाला काम कर रहा होगा, तो दोनों में से कोई एक काम कर रहा होगा। तो नोट करके लिखेंगे, उपराष्ट्रपति पद के वेतन भत्ते भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते वर्णित नहीं है। ठीक है? तो आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा आदमी है जिसके संविधान में वेतन भत्तों के बारे में कोई बात नहीं की गई? उपराष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति या तो काम कर रहा होगा एज अ चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, या काम कर रहा होगा और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो में से कोई एक काम कर रहा होगा। गॉट इट? क्लियर हुआ है आर्टिकल? तीसरी बात, आर्टिकल 64 ये भी कहता है या ये भी बात करता है कि उपराष्ट्रपति के पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। कौन सा पद नहीं होना चाहिए? लाभ का पद। लिखेंगे, उपराष्ट्रपति के पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? इतनी बात समझ में आई आपको? कोई डाउट नहीं है इसमें? अब आगे के आर्टिकल को देखते हैं। आगे का आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 65, डालेंगे अनुच्छेद 65। हेडिंग डालेंगे इसकी, राष्ट्रपति के रूप में कृत्यों का निर्वहन, फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के रूप में कृत्यों का निर्वहन, फंक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कब करेगा, इस बारे में अनुच्छेद 65 में बात की गई है। एक, आकस्मिक रिक्ति के समय, एट द टाइम ऑफ कैजुअल वैकेंसी। नोट करें,
आकस्मिक रिक्ति के समय एज अ टाइम ऑफ कैजुअल वैकेंसी। दूसरा, असमर्थता के समय। एट टाइम ऑफ अनेबिलिटी। समझिएगा ध्यान से। राष्ट्रपति के रूप में कृत्यों का निर्वहन करना है, और किसको निर्वहन करना है, तो निश्चित तौर पर किसको निर्वहन करना है, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को निर्वहन करना है किसके रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। कब निर्वहन करना है, जब क्या हो गई है कोई आकस्मिक रिक्ति। अब आकस्मिक रिक्ति कब हो सकती है, कैजुअल वैकेंसी कब हो सकती है, पहली चीज क्या हो जाए, मान के चलते हैं मृत्यु, द डेथ, या क्या हो जाए, रेजिग्नेशन, ठीक है, या पद से हटाया जाना, और द रिमूवल। तीन ही बात तो आएंगी, तभी तो क्या होगी उसकी कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी तीन तरीके से हो सकती है, या तो उसकी क्या हो गई हो डेथ, या तो क्या हो गया हो रेजिग्नेशन, या तो रिमूव हो गया हो वो। बात समझ में आई। तब उस समय कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। किस रूप में काम करेगा, लिखे हैं इसके नीचे, मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाना। इतनी बात समझ में आई आपको। दूसरी बात, असमर्थता के समय की बात करें तो असमर्थ कब होता है कोई व्यक्ति, तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हो सकता है वो क्या हो जाए, एब्सेंट, अनुपस्थित, या हो सकता है वो क्या हो जाए, बीमार, मीन इल, ठीक है, या कोई अन्य कारण, एनी अदर कॉज की वजह से वो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति ना काम करने में क्या है, तब कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। बात समझ में आ रही है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब काम करता है, दो तरीके से, या तो आकस्मिक रिक्ति हो जाए या फिर असमर्थता, ठीक है। दो ही समय पर उपराष्ट्रपति किस रूप में काम करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में। बात समझ में आई। क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे तो मैं आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कंपैरिजन करूंगा, और दोनों ही संघ की कार्यपालिका के मेंबर हैं, उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति भी। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66। देखेंगे इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ लिखेंगे आप निर्वाचक गण, इलेक्टोरल कॉलेज, और दूसरी तरफ लिखेंगे आप निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन। लिख लिया। देखिए ध्यान से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को हम देखें तो निर्वाचक गण में उपराष्ट्रपति के में होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखें, मेंबर्स ऑफ द all the members of the both the houses of the parliament, all the members of the both the houses of the parliament, ठीक है। इसका मतलब यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं ऑल एमपीज। ये तो आ रहा है निकल के, चाहे वो राज्यसभा का है, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो इलेक्टेड है,
क्या वो नॉमिनेटेड है? यस, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति में पहला, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नंबर टू, एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। और तीसरा, गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट लिख लिया तीनों। इन दोनों को मिला दें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण को, तो इस योजना को क्या कहते हैं आप, हेयर स्कीम या हेयर योजना। ठीक है, तो अनुच्छेद 66 में सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने के लिए कौन इलेक्टोरल कॉलेज में है, कौन निर्वाचक गण है, और इसके पीछे का मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, निर्वाचन की रीति क्या है। नंबर टू, इसी में लिखेंगे अहर्ताएं, क्वालिफिकेशंस। पहला, भारत का नागरिक, मींस सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नंबर टू, न्यूनतम आयु कितने वर्ष, मिनिमम एज 35 ईयर। ठीक। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता, मीन्स एलिजिबिलिटी फॉर बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। लिख लिया, लिख लिया। चौथा, लाभ का पद धारित न करता हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्वायर्ड, या नो एक्वायर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एलिजिबिलिटी लिख ली। ये भी कहां दी हुई है, या क्वालिफिकेशन भी कहां दी हुई है, आर्टिकल 66 में। इनमें क्या ही मैं आपको समझाऊं, क्योंकि प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स में इनको आप समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट, उपराष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 67, टेन्योर, उपराष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद कौन सा है, 67। डालिए। लिखेंगे पहला पॉइंट, फिर वही बात घूम फिर कर आएगी। क्या, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से 5 वर्ष, या अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। सेम टू सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट
रिजाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पद से हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस। लिख लिया। नंबर एक, 14 दिन की पूर्व सूचना, प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ 14 डेज। दूसरा, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों द्वारा पारित बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ द ऑल द देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तीसरा, लोकसभा की सहमति, कंसेंट ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। देख लिया। नेक्स्ट, आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को कराने का समय, टाइम टू होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। देख लिया। तो क्या बोले हम, उपराष्ट्रपति को या का निर्वाचन कराने का समय। तो वही बात जो प्रेसिडेंट के लिए कही थी हमने, निर्वाचन कराने के समय को हम दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो हो सकता है कैसी रिक्ति हुई हो उपराष्ट्रपति के पद में, आकस्मिक रिक्ति का मतलब कैजुअल वैकेंसी, या हुई हो कैसी रिक्ति, सामान्य रिक्ति का मतलब जर्नल वैकेंसी या ऑर्डिनरी वैकेंसी। ठीक है, तो सामान्य रिक्ति में लिखेंगे नीचे, बनाइए इसके नीचे, कैजुअल वैकेंसी, जर्नल वैकेंसी। सामान्य रिक्ति में लिखेंगे नीचे, पदावधि से पहले या पदावधि समाप्त होने से पहले करा लिया जाएगा, कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, कंप्लीटेड विद इन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, पदावधि समाप्त होने से पहले करा लिया जाएगा। देख लिया। दूसरा कौन सी वैकेंसी है, कैजुअल वैकेंसी, एज सून एज पॉसिबल, यथाशक्य शीघ्र, यथाशक्य शीघ्र, एज सून एज पॉसिबल, यथाशक्य शीघ्र, एज सून एज पॉसिबल। देख लिया। नेक्स्ट, आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और एफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ और अफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। दिखेंगे सामने इसके, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। लिख लिया, सारे आर्टिकल लिख लिए। चलिए,
अब आपके पास प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल सारे के सारे हैं, जो मेजर मेजर आर्टिकल है, समझ रहे हैं? इन आर्टिकल्स में थोड़ा सा कंपैरिजन करना है हमको, ठीक है? तो आगे चलते हैं हम एक एक पॉइंट्स पर, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं या फिर आज पढ़ चुके हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहली बात करते हैं आपसे निर्वाचन की। निर्वाचन मीन्स इलेक्शन की। एक तरफ देखते हैं राष्ट्रपति को, मीन्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक तरफ देखते हैं उपराष्ट्रपति को, मीन्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक? वाइस प्रेसिडेंट से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। नंबर एक, कंपेयर किया जाता है प्रेसिडेंट से, या वाइस प्रेसिडेंट से जो जुड़े हुए आर्टिकल हैं उनको सीधा पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में। जैसे आपने अभी देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 63 से स्टार्ट होते हैं, देखा आपने? और 63 से हमने ग्रेजुअली कहाँ तक पहुंच पाए हम इसके आर्टिकल को लेकर? 69 तक, ये तो देखा। वही हम जो प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल को हमने देखा था आर्टिकल 52 से, तो कहाँ तक चल रहे थे आर्टिकल? 62 तक, समझ पा रहे हैं? और इन आर्टिकल्स में हमको अच्छा खासा कंपैरिजन दिखाई देता है अगर हम ढंग से देखेंगे तो या समझेंगे तो, ठीक है? देखते हैं। जब मैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की रीति भी है, मीन द मेथड ऑफ इलेक्शन। बोलो, यही दोनों चीज इसके लिए भी है, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की रीति। पूछ ले रहा हूं, बता दे रहा हूं अपनी तरफ से, फिर आपसे पूछ भी लूंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का जो है और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इन दोनों निर्वाचक मंडलों में पर्याप्त अंतर है। यस, अंतर है कि नहीं? कोई डाउट नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में द मैनर ऑफ इलेक्शन सेम है। निर्वाचन की रीति में कहीं कोई अंतर नहीं है। गॉट इट? दोनों का ही मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा है? तो मैं कह रहा हूं समान। क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग और सीक्रेट बैलेट। यस और नो? दोनों की निर्वाचन की रीति कैसी है? समान। लेकिन दोनों का निर्वाचक मंडल में क्या दिखाई देता है आपको? अंतर। कैसे? इलेक्टेड एमपीज, क्या बोले? इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के में, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ऑल एमपीज हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, चाहे वो मनोनीत हो, चाहे वो निर्वाचित हो। समझ पा रहे मेरी बात? तो दोनों का निर्वाचक मंडल क्या है? बिल्कुल अलग, जबकि दोनों के निर्वाचन की रीति समान है। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति समान है, स्टेटमेंट करेक्ट है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच निर्वाचक गण मंडल के बीच में पर्याप्त अंतर है, स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। बोलो, समझ पाई मेरी बात? और समझिए, ये समझ में आई? अगला देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। जब मैं राष्ट्रपति की बात करता हूं तो इसका अपना एक निर्वाचक मंडल है, जिसको अभी आप देख कर आए हो, इलेक्टोरल कॉलेज, है ना भाई? ठीक है, ठीक है। और इसको हटाने की एक प्रक्रिया है, जिसको आप कहे हो थे कल, आई थिंक, इम्पीचमेंट, महाभियोग। ध्यान में आ रहा है? तो बस देखिएगा, निर्वाचक मंडल में जो मेंबर है एग्जैक्टली वही मेंबर महाभियोग में नहीं है, और जो महाभियोग में मेंबर है एग्जैक्टली वही मेंबर
निर्वाचक मंडल में नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, निर्वाचक मंडल में कौन है अभी आप देख कर आए, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं फटाफट से। कौन? तो आप कह रहे हैं एक तो है इसमें इलेक्टेड एमपीज, बोलिए, और एक है इसमें इलेक्टेड एमएलएज। समझ पाए मेरी बात? दोबारा समझिए, कायदा क्या होता है? कायदा ये होता है कि जिसने मुझे अथॉरिटी दी है उसी के लिए मैं अकाउंटेबल हूं। जिसने मुझे अथॉरिटी दी है उसी के लिए तो मैं क्या हूं? अकाउंटेबल। मैं उनके लिए अकाउंटेबल नहीं हूं जिन्होंने मुझे अथॉरिटी नहीं दी है। का मतलब आपने मुझे अथॉरिटी दी है, मैं अकाउंटेबल आपके लिए हूं। मैं उन लोगों के लिए नहीं हूं जो सड़क पर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अथॉरिटी नहीं दी। समझ पाई बात मेरी? तो प्रेसिडेंट को चुनने वाले मींस प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देने वाले लोग इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज हैं। गॉट इट? लेकिन प्रेसिडेंट अकाउंटेबल किसके लिए है? तो मैं कह रहा हूं प्रेसिडेंट अकाउंटेबल है ऑल द एमपीज ऑफ द बोथ हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा। क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा मिलकर ही राष्ट्रपति पर क्या लगा रही है। का मतलब क्या हुआ? का मतलब यह हुआ कि इसके महाभियोग में इलेक्टेड एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बोलो। और इसके महाभियोग में इलेक्टेड एमपीज के अलावा वो एमपीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्होंने निर्वाचक मंडल में कोई रोल प्ले नहीं किया। दोज आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। वो कैसे मेंबर्स थे? मनोनीत, जिन्होंने निर्वाचक मंडल में भागीदारी। बात समझ में आई? अर्थात राष्ट्रपति को प्राधिकार देने वाले अलग हैं और राष्ट्रपति जिनके प्रति उत्तरदायी है वो अलग है। अभी बात समझ में आई? राष्ट्रपति को हटाने वाले कौन है? ऑल एमपीज। कहां कहां के? लोकसभा का, और यही तो बात है, यही तो दोनों मिलकर हटाती है राष्ट्रपति को। कल पढ़े थे आप। चुनते कौन है? इलेक्टेड एमपीज। क्या सारे एमपी चुनते हैं? नहीं। और कौन चुनते हैं? इलेक्टेड एमएलएज। जबकि इलेक्टेड एमएलएज इसको इम्पीच करने में कहीं कोई पार्टिसिपेशन करते ही नहीं, इन्वॉल्व है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो क्या राष्ट्रपति को पद से हटाने वाले और राष्ट्रपति को चुनने वाले एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है। गई बात दिमाग में? कोई डाउट नहीं है? चलो, तो हमने अभी क्या देखा था? तो देखिए, हमने अभी देखा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतर है, निर्वाचक मंडल में अंतर है, निर्वाचन की रीति में कोई अंतर। ये कंपैरिजन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए आपको, बार बार कह रहा हूं आपसे इस बात को, ठीक। दूसरी चीज क्या देखी हमने? दूसरी चीज देखी हमने कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो मेंबर है एग्जैक्टली वो मेंबर महाभियोग में नहीं है। तो स्टेटमेंट आ जाता है, राष्ट्रपति को प्राधिकार देने वाले सदस्य ही या सदस्यों के लिए ही राष्ट्रपति उत्तरदायी है। स्टेटमेंट गलत है। मीन प्रेसिडेंट नॉट अकाउंटेबल फॉर इलेक्टोरल कॉलेज ओनली। वो इसके अलावा भी लोगों के लिए उत्तरदायी है, या इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जैक्टली उन्हीं मेंबर के लिए वो अकाउंटेबल उत्तरदायी नहीं है। कुछ और लोग हैं जो राष्ट्रपति को हटा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग है और महाभियोग में भाग लेने वाले लोग अलग हैं। समझ में भाई बात? अगली बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। जब मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता हूं या उनकी एफर्मेशन के बारे में बात करता हूं, तो एक अंतर पता लगता है हमको गुरुजी। अंतर यह पता लगता है कि राष्ट्रपति के लिए एक डेडिकेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 60, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एक डेडिकेटेड आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 69। अभी पढ़कर आए हो आप, ठीक है। अंतर क्या है? अंतर यह था गुरुजी कि राष्ट्रपति किसके सामने पहुंचता है शपथ लेने के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति किसके सामने पहुंचता है? तो एक बात और समझ लीजिए, राष्ट्रपति जब अस्तित्व में आ गया तो फिर वो सबकी शपथ कौन ही दिलवाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को खुद को अस्तित्व में आने के लिए किससे शपथ लेनी पड़ेगी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब प्रेसिडेंट है तो फिर वो सारी शपथें कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट खुद को आने के लिए किससे लेनी पड़ेगी? सीजीआई से। बस में अंतर समझ में आया ये? तो क्या उपराष्ट्रपति सीजीआई के समक्ष लेंगे? नहीं। अब सबको शपथ किसको दिलवानी है? प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट खुद को आने के लिए किसको शपथ, कौन शपथ दिलवाएगा इसको? क्लियर हुई बात?
कोई डाउट नहीं है इसमें। अगली बात समझिए, इन सारे अंतरों को समझ लीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, पद से हटाने की प्रक्रिया, मीन्स रिमूवल प्रोसेस। जब मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूं और वाइस प्रेसिडेंट की बात करता हूं, तो प्रेसिडेंट को पद से हटाने की प्रक्रिया को आप क्या कह रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं इसको कह रहे हैं आप इम्पीचमेंट। क्या वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहा मैंने? मैंने तो नहीं कहा। और मैंने कहा भी आपसे कि इसके अलावा ये शब्द किसी और के लिए आप यूज नहीं करेंगे, यही बात थी। और समझिए, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कैसे? यहां प्रेसिडेंट के लिए कहा था कि कितने दिन का देंगे आप? 14 दिन का देंगे, लेकिन 14 दिन की क्या देंगे? तो लिखा था यहां पर, एक कीवर्ड लिखा था, दैट इज लिखित पूर्व सूचना। मींस प्रायर इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो किस फॉर्म में होगी? यहां पर ऐसा शब्द नहीं लिखा, यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है 14 दिन की पूर्व सूचना। अंतर मिला आपको पहला? दूसरा अंतर, इम्पीचमेंट के बारे में आपने कहा था कि इम्पीचमेंट के लिए क्या जरूरी है? तो आपने कहा था इम्पीचमेंट के लिए जरूरी है एक आना चाहिए रेजोल्यूशन, याद आ रहा है? संकल्प, जिस पर उस सदन के कम से कम कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य साक्षर करें, साइन करें। ऐसे रेजोल्यूशन की यहां किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, आपने प्रेसिडेंट के लिए कही थी कि आप प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट सदन में, किसी भी सदन में, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी सदन में आप स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो, लेकिन यहां इनिशिएट कहां पर होगा? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। कहां पर होगा? अंतर समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगला अंतर समझिए, यहां प्रेसिडेंट के लिए आपने क्या कहा था? इंपीचमेंट के लिए आपने कहा था इंपीचमेंट के लिए कि गुरुजी हमको बोथ द हाउसेस, दोनों ही सदनों का क्या चाहिए? तो आपने कहा था कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। का मतलब दोनों ही हाउसेस का हमको क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। हाँ, लेकिन आपको राज्यसभा में कितना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए? जितने तत्कालीन मेंबर हैं उसका बहुमत, और सिर्फ किसकी सहमति? लोकसभा की। यानी कि जो मेजोरिटी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए चाहिए, एग्जैक्टली वो मेजोरिटी किसको हटाने के लिए नहीं चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में मुख्य भूमिका किसकी है? लोकसभा की। तो सिर्फ क्या चाहिए आपको? कंसेंट। और कंसेंट देने के लिए सिर्फ मौखिक तौर पर बात की जा सकती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कि बताइए कौन कितने लोग सहमत हैं। तो आवाज जिसकी तेज आ गई वही मान ली जाएगी। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है कि लोकसभा में वोटिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ वर्ड क्या लिखा हुआ है कि कंसेंट चाहिए, लोकसभा की क्या चाहिए? सहमति। बात समझ में आ रही है? और समझिए अच्छी तरीके से, प्रेसिडेंट को हटाने का अपना एक आधार है, और वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण। भूल गए? याद है? लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई आधार नहीं है। जब चाहो तब वाइस प्रेसिडेंट को आप हटा सकते हो। अंतर समझ में आ रहा है? दूसरी बात समझिए, प्रेसिडेंट को जब आप हटा रहे हो तो हटाने से पहले क्या किया जा रहा है? इसके ऊपर आरोपों का इन्वेस्टिगेशन। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी आरोप लगे हों, डजन मैटर, उनका कोई अन्वेषण नहीं किया जा रहा। इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि प्रेसिडेंट को अपनी बात कहने का अधिकार है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान। बात समझ में आ पा रही है? इसीलिए प्रेसिडेंट को हटाना मुश्किल है और आसान किसको हटाना है, ये अंतर पूछे गए हैं, जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा अंतर समझिए आप, यहां पर मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, समझिए मेरी बात को, अंतर को। मैंने कहा था आपसे कि प्रेसिडेंट जब अपना रेजिग्नेशन देते हैं, जब अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, याद आ रहा है? प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए ड्यूटी है ये कि वो लोकसभा के स्पीकर को बताए इस बात को कि भैया मेरे पास क्या आ गया है? रेजिग्नेशन। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं तो प्रेसिडेंट की कोई ड्यूटी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं?
तो प्रेसिडेंट की कोई ड्यूटी नहीं है। अगर वाइस प्रेसिडेंट ने किसको रेजिग्नेशन दिया, प्रेसिडेंट ने, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ने दिया वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन, तो ड्यूटी है कि किसको, स्पीकर को बताएगा। कौन, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को जब रेजिग्नेशन देते हैं तो इससे गड़बड़ क्या हो गई, इससे गड़बड़ सिर्फ इतनी हुई कि वाइस प्रेसिडेंट किसका एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन था, राज्यसभा का। तो गड़बड़ी किसमें आएगी, तो राज्यसभा के काम को चलाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट तो अब है नहीं अवेलेबल, तो कौन काम कर लेगा इसका, वाइस चेयर पर्सन काम कर लेगा। तो कोई बहुत बड़ी आफत थोड़ी ना आनी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के फंक्शन दो ही हैं, या तो वो प्रेसिडेंट के तौर पर काम करे या तो वो राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पर। बोलो, तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आनी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के समय प्रेसिडेंट को कोई ड्यूटी नहीं दी। लेकिन प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन से बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वाइस प्रेसिडेंट को काम किस रूप में करना है, एज अ प्रेसिडेंट। बोलो, इसीलिए जरूरी है कि ये पता लगे लोकसभा को कि अब बिल हमको किसके पास भेजने हैं, कौन प्रेसिडेंट के तौर पर, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा है। ये अंतर समझ पा रहे हैं सारे, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में हटाना आसान किसको है, वाइस प्रेसिडेंट को। कोई लिखित सूचना देनी है वाइस प्रेसिडेंट को, तो आप कहेंगे नहीं, कितने दिन की पूर्व सूचना देनी है, सिर्फ 14 दिन की देनी है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। दूसरी बात, क्या दोनों हाउसेस को इक्वल पावर है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के कंटेक्स्ट में, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। पावर किसको ज्यादा है, राज्यसभा को, लोकसभा की तो सिर्फ क्या ली जा रही है, कंसेंट, ठीक है। अगला अंतर क्या देख पा रहे हैं आप, अगला अंतर ये देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या लाना पड़ता है गुरुजी, एक रेजोल्यूशन, आधार होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई आधार उसको पता नहीं लग पाएगा कि मुझे क्यों हटाया गया, और वहां उसके लिए किसी रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं होती। मैं समझता हूँ बात समझ में आई आपको। अगली बात करें तो ये रेजिग्नेशन वाला मैं समझ में आया, सारे आर्टिकल आपकी कॉपी पर है, मैं तो खाली सिर्फ इनके बीच में क्या करा रहा हूँ आपको, कंपैरिजन। सारी कॉपियां में है आपके में, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगली बात समझिए, अगर आप अपनी कॉपी को देखेंगे तो आपने अपनी कॉपी में कुछ एक बातों को लिखा, जैसे जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की आपने, तो आपने आर्टिकल 53 देखा और आर्टिकल 54 देखा, और आर्टिकल कौन सा देखा आपने, 55, ठीक है। आर्टिकल 54 और 55 को मिलाकर आपने प्रेसिडेंट के चुनाव की बात की, और वही वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को आपने कौन से आर्टिकल में देखा, देखें जरा, 66 इसमें देखा। 66 में आपने सिर्फ इलेक्शन को नहीं देखा, 66 में आपने एलिजिबिलिटी को भी देखा। जो एलिजिबिलिटी कहां दिख रही थी प्रेसिडेंट की आपको, 58 में। बोलते जाइए, इसका मतलब क्या हुआ कि 54, 55 और 58 को अगर हम मिला दूं प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में, तो वो कौन सा अकेला आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, 66। ये तो बात है। चलो, प्रेसिडेंट की पदावधि कहां देखी आपने, टेन्योर 56 में, और वाइस प्रेसिडेंट की पदावधि कहां देख रहे हैं आप, 67 में। देख रहे हैं, दोनों की पदावधि सेम है। एंटर करने के बाद ऑफिस में कितने साल रहेगा, 5 साल रहेगा, सेम टेन्योर है दोनों का। और नया वाइस प्रेसिडेंट आए चाहे नया प्रेसिडेंट आए, वो पूरे कितने साल रहेगा, 5 साल रहेगा। बात समझ में आ रही है, और समझिए, यहां एक बात और समझाने की आपको, क्या, जब आपने प्रेसिडेंट की बात की और वाइस प्रेसिडेंट की बात की, और इन दोनों के संबंध में आकस्मिक रिक्ति की बात की, मीन्स कैजुअल वैकेंसी, तो आपने आकस्मिक रिक्ति में कहा कि आकस्मिक रिक्ति के दौरान प्रेसिडेंट का चुनाव कितने महीने के अंदर हो जाएगा, हर हालत में 6 महीने, ठीक है। जबकि यहां वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपने क्या लिखा, यथा शक्य शीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल। इसके लिए डेट या इसके लिए टाइम कुछ बताया नहीं गया कि कितने दिन में आप इसका चुनाव करा लोगे। क्यों, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कोई खास पोस्ट नहीं है, उसको या तो किस रूप में काम करना है, या तो काम करना है राज्यसभा के सभापति के रूप में। बात समझ में आ रही है। इसीलिए यहां पर क्या लिखा, टर्म एज सुन एज पॉसिबल, और प्रेसिडेंट के लिए कितना लिखा, किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर, किसी भी हालत में। इसका मतलब मैंने कल भी बताया था आपको कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप तौर पर कितने दिन रह सकता है, मैक्सिमम 6 महीने। बात समझ में आ रही है। तो उपराष्ट्रपति के लिए कितने दिनों में चुनाव करा लिया जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जितना जल्दी हो सके उतना। समय सीमा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कराने के लिए नहीं दी गई। आकस्मिक, सामान्य रिक्ति में तो आप पदावधि को पूर्ण होने से पहले ही चुनाव करा लेंगे, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। बात समझ में आ रही है, यानी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर।
लेकिन जब आकस्मिक रिक्ति होती है तब आप कब कराएंगे चुनाव? वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है एज सुन एज पॉसिबल, और प्रेसिडेंट के लिए विद इन 6 मंथ। क्लियर हुई बात यहां पर? तो कुछ अंतर पता लगे आपको, जिन अंतरों को मैंने एक एक करके बताया। एक बात और समझिए, और अंतिम बात बता रहा हूं मैं आपको। जब आपने प्रेसिडेंट की ओथ को देखा तो वहां तो मैंने आपको लिखाया कि इसने कसम खाई है संविधान के परिरक्षण की, संरक्षण की, प्रतिरक्षण की। लेकिन जब आप ओथ देखते हैं किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की, तो ऐसी कोई कसम वाइस प्रेसिडेंट ने नहीं खाई। बस में इसका मतलब दोनों की ओथ में क्या है, दोनों की शपथ में अंतर है। ठीक है, दोनों की शपथ में क्या है, अंतर, और दोनों की शपथ के लिए डेडिकेटेड आर्टिकल है। वैसे शपथ और प्रतिज्ञा कहां दिए हुए हैं, तो आप कहते हैं कौन से शेड्यूल में, कौन शेड्यूल में? दूसरी अनुसूची में, सेकंड शेड्यूल में। बात समझ में आ रही है? जबकि इसके लिए सेकंड शेड्यूल में प्रोविजन नहीं है, इसके लिए अलग से एक आर्टिकल है 60 और इसके लिए अलग से आर्टिकल है 16 है। ये समझ में ही सारी बातें, कंपैरिजन समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस कंपैरिजन में? ठीक है, 2 3 4 5 मिनट दे रहा हूं, आराम से इसको देखिए, और जहां भी आपको दिक्कत है मुझसे पूछिए। देखिए